मैंने समझ लिया। जहां तक सवाल थी, सवाल थे देश की आजादी के समय में, मैं इसमें कह सकता हूं कि आप उत्तरोत्तर समय से के साथ बदलते हैं, नई विचारधारा, आधुनिक सोच के साथ आप आते हैं। त्यागी जी आधुनिक सोच के साथ आते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो हाईकोर्ट ने आज बात कही है वो यही बात कही है। आधुनिक सोच क्या कहती है इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। त्यागी ना अब मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। प्रतीक जी, सबसे पहले इनको समझने की जरूरत है कि जो नीति आज से 70 साल पहले लागू नहीं की जा सकती थी, 50 साल पहले, वो आज की जानी जरूरी है। मेरे धर्म में सती प्रथा को बहुत ऊपर का स्थान दिया गया। राजा राम मोहन राय और आए और उन्होंने सब कुछ चेंज किया। एक्सेप्टेंस की जरूरत है। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना, उससे पहले आवश्यकता नहीं महसूस हुई, लेकिन आज उसको भी चेंज करके और भी बेहतर चीजें करने की कोशिश की जा रही है। 3 तलाक एक कुरीति थी, उसको हटा के हम आगे बढ़े हैं। मेरा ख्याल अब से पहले शायद उसकी उतनी आवश्यकता नहीं लगी, या फिर इसके पीछे एक और लॉजिक ये भी है कि किसी भी सरकार में उतना स्पाइन नहीं था, उतना दम नहीं था, उनको माइनॉरिटी अपीसमेंट करना था, खत्म करिए ना, तो वो ऐसे लॉज नहीं ला सकते थे। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है, राज्य में ऐसी सरकार है जिसकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है। उनको पता है केंद्र सरकार नहीं ला रही है, लेकिन सर केंद्र सरकार नहीं ला रही है शिवम जी। केंद्र सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि हम नहीं लाएंगे 2 चाइल्ड पॉलिसी, लिख के कहा है सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट में लिख के दिया है सरकार ने कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी कंपलसरी तौर पर नहीं लाएंगे। क्या बात करते हैं सर, अरे झूठ क्यों बोलते हैं भाई साहब? बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार क्या कहती है उससे फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए कि सरकार ने क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके। क्या बात करते हैं? इसी सरकार के असम के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी भी इसी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, सो कृपया करके इस पर ना ज्यादा ज्ञान दें। मोहसिन रजा साहब बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं, मैं उनके पास जाना मुखातिब होना चाहता हूं। मोहसिन रजा साहब मुझे बताइए ये विरोध आखिर क्यों है? रमेश रंजन जी बैठे हैं और पॉलिसी मेरे साथ कई शोज में शरीक रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं मोहसिन रजा साहब, विरोध कौन कर रहे हैं और विरोध करने वाले के पीछे की मंशा क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं साफ क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि ये चुनाव का समय है और आप चुनाव के पीछे एक दांव खेल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि विरोध क्यों कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैं 2 मिनट में सारी बात अपनी खत्म करता हूं कि ये विरोध इसलिए है कि तुष्टीकरण की राजनीति इनको पसंद है, इन्हें वर्ग विशेष की राजनीति पसंद है, एक समुदाय विशेष की राजनीति पसंद है। पूरे भारतवासियों की राजनीति और पूरे भारतवासियों का विकास और निर्माण इन्हें कभी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने यही कांग्रेस के साथ जब समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां मिलकर काम कर रही थी, और सबसे पहले कांग्रेस ने हम 2 और हमारे 2 का नारा दिया। तमाम लोगों को जबरन नसबंदियां करने का काम किसने किया था? प्रताड़ित करने का काम किसने किया था? सड़कों पर लोग कारोबार छोड़कर भाग जाते थे। गांव में हमने वो दौर देखा है, कांग्रेस ने किस तरह से नसबंदी कराते थे। लेकिन हम तो एक नीतिगत बात कर रहे हैं। शुएब जमाई ने जो बात करी मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा हम नीति के ऊपर का बात ये जवाब देकर आए हैं कोर्ट में, लेकिन अगर हम कानून लाने की बात पड़ेगी तो हम कानून लेकर आएंगे, क्योंकि कानून की जरूरत है देश को इस वक्त, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या विस्फोटक हो चुकी है, जिसकी वजह से हम नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक सही ईमानदारी के साथ में हम नीतियां कैसे पहुंचा दें, क्योंकि हमारी आबादी चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश का सबसे बड़ा राज्य है, इतने बड़े तो देश भी नहीं होते हैं, और आज आबादी विस्फोटक हो चुकी है। तो यहाँ पर विल चाहिए होती है जनहित के लिए कोई निर्णय लेने की। हम अगर कोई निर्णय लेते हैं तो विरोध इसलिए होता है क्योंकि ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये खजूर खाने वाले लोग हैं, चादर चढ़ाने वाले लोग हैं, ये रोजा अफ्तार पार्टी में लोगों को बुलाकर बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। इसलिए एक समुदाय विशेष की बात या तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये कभी देश हित की बात नहीं कर सकते, देश के निर्माण और विकास की बात नहीं कर सकते। सोच नहीं ऐसी है। अरे अभी तो मैं कहता हूं, जी सवाल पूछिए। अभी ये कब्रिस्तान का भी जिक्र करेंगे, ठीक है साहब, ठीक है साहब, शमशान का भी जिक्र करेंगे, अभी ये हिंदू मुसलमान का जिक्र करेंगे, अभी देश खतरे में आ जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत में है, लेकिन देश भी खतरे में आ जाएगा। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है देश संकट में आ जाता है, उत्तर प्रदेश संकट में आ जाता है, चुनाव आ जाता है तो समस्या और गंभीर हो जाती है। ठीक है, तो मोहसिन रजा साहब, ठीक है सर, मैंने लिया जी। शुएब जमाई साहब, मैंने लिया। सिंह साहब सवाल लिया, आपके पास आ रहा हूं जी। शुएब जमाई साहब, अच्छा
अभी मोहसिन रजा साहब ने कहा, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से मोदी सरकार ये लाएगी यहाँ से कानून। मैं पूछता हूं कि जिस तरीके से आपने ऐन चुनाव से पहले यूपी सरकार इस कानून लाने की बात कर रही है, क्या मोदी सरकार भी 2024 के आने का इंतजार कर रही है तभी उस कानून को लाने की बात करेगी? एक सवाल। दूसरी बात यह है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी उसका विरोध करते हैं, वो उनकी अपनी आस्था है और हम भी हो सकता है विरोध करते हो, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने ये नहीं कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए? आपके साक्षी महाराज ने नहीं कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए? या फिर आपके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 20-20 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए? अलाउ मी सर, प्लीज अलाउ मी। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इस समय केंद्र ने अपनी नीति बनाई और लेके आया कानून, तो क्या आप उसको सहमति देंगे? उस पे आप अपनी तस्दीक देंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से शुएब जमाई, प्लीज आंसर। देखिए सरकार के अगर रुख और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये अगर बात कहते हैं कि भाई ठीक है, एक इंक्लूसिव पॉलिसी है पूरे देश की, इसमें बहुसंख्यक समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी कम बच्चे पैदा करना चाहिए था, लेकिन चलिए अब हम कानून ला रहे हैं तो हम अल्पसंख्यक समाज से भी सहयोग की उम्मीद करते हैं, आप भी इस पॉलिसी में साथ होइए और हम देश को संपन्न बनाते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, हम सब मिल करके इसको चलते हैं और कोई किसी पे दोष नहीं मढ़ेगा, तंज नहीं कसेगा। तो ये बात कायदे की है कि चलिए हम इस पे सोचेंगे, हमारे धर्मावलंबी भी सोचेंगे और इसको प्रमोट करेंगे, ये एक लॉजिकल बात है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का रवैया होता है या आरएसएस जिस तरीके से बातें करती है, वो समाज को कहीं ना कहीं देयर इज ग्रोइंग सेंस ऑफ एंगर अमंग द कम्युनिटी रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ बिल्स। आपका सवाल सही है। मैं पूछता हूं मोहसिन रजा साहब, जब आप ये कहते हैं, अब शुएब जमाई साहब बोलते हैं, तो लगता है कि टारगेट आप सिर्फ जो है माइनॉरिटीज को कर रहे हैं, टारगेट आप माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम्स को कर रहे हैं, आप सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, और फिर ये सवाल उसी से उठता है। ये बताइए कि शुएब जमाई हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने ये बात आपके नेशनल चैनल पर कही, तो हमने कब इनकार किया? यही बात तो आरएसएस के प्रमुख आदरणीय भागवत जी ने कही है कि हम सबका डीएनए एक है, हम सब भाई भाई हैं, देशवासी हैं, और उन्होंने हमें भाई कहा, तो हमारे वो भाई हैं छोटे। तो हमने कोई अगर पॉलिसी, कोई नीति हम बना रहे हैं तो 130 करोड़ जनता के लिए देश की बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए बना रहे हैं। ये भ्रम आपको नहीं रखना है, आपको देश हित में, जनहित में ये बात को मानना है कि जो भी कानून आएगा वो देश हित में आएगा, जनहित में आएगा, और ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारे बच्चे टोपी से टाई की तरफ जाएंगे, उनके हाथ में, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होगा। ये आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू कर रहे हैं, मदरसों में पहली बार। हमने कोई तुष्टीकरण की बात नहीं की, हमने मुख्य धारा से जोड़ने की बात की, जनसंख्या नियंत्रण की बात की। तो कानून अगर लाएंगे तो ये कानून सबके लिए होगा, हमारे भाई के लिए भी होगा, अल्पसंख्यक के लिए भी होगा, बहुसंख्यक के लिए भी होगा, ये पूरे देश और पूरे प्रदेशवासियों के लिए होगा। लैपटॉप बांटे नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने 17 लाख लैपटॉप बच्चों के हाथ में दिया था। जात पात मजहब के बांटने वाली राजनीति पे बात करेंगे। देश की जनता